प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी, कृषि विज्ञान। गोरखपुर। प्रोफेसर डॉक्टर रामचेत चौधरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिक है। वह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन PRDF गोरखपुर UP के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत में समाज कल्याण के प्रति अपने ज्ञान और अनुभव को समर्पित करने के लिए PRDF की स्थापना की और इसके लिए काम करना शुरू किया। 8 नवंबर 1944 को जन्मे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी ने 1963 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से BSc कृषि, 1965 में तत्कालीन राजकीय कृषि महाविद्यालय कानपुर से MSc कृषि और आगरा विश्वविद्यालय से कृषि वनस्पति विज्ञान में PhD की डिग्री प्राप्त की। उनका PhD शोधपत्र का कार्य CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में पूरा हुआ। उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी, म्यूनिख, जर्मनी से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। 1969 में अपनी PhD डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी ने GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में सहायक प्रोफेसर, पादप प्रजनन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और फसल अनुसंधान केंद्र के एसोसिएट निदेशक के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार में मुख्य वैज्ञानिक, चावल निदेशक के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने नाइजीरिया में विश्व बैंक के अंतर्गत चावल विशेषज्ञ के रूप में प्रशंसनीय कार्य किया, जिसके बाद 10 वर्षों तक प्लांट ब्रीडर और 10 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के INGER वैश्विक समन्वयक के रूप में कार्य किया। डॉक्टर चौधरी ने अंतिम औपचारिक नौकरी एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के विभिन्न देशों के FAO में की। इसके द्वारा उन्होंने विश्व के 40 से अधिक देशों में खाद्य और स्वास्थ्य के संबंध में मानव कल्याण के प्रति अपना विपुल योगदान दिया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी ने जैविक और प्राकृतिक फसल पैदावार सहित कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी को साझा करके मानव जाति के लिए योगदान दिया। 58 पुस्तकों और बुलेटिनों सहित अपने 300 से अधिक प्रकाशनों के माध्यम से उन्होंने छात्रों, वैज्ञानिकों और किसानों के साथ अपना ज्ञान और जानकारी साझा की। पादप प्रजनन में उनकी ICAR पुरस्कार विजेता पुस्तकें कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। उनके 244 शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में वह कई विश्वविद्यालयों के सलाहकार बोर्ड में शामिल हैं। DDU विश्वविद्यालय गोरखपुर ने उन्हें कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान का संरक्षक बनाया है और कृषि में शीर्ष स्नातकोत्तर विद्यार्थी के लिए उनके नाम पर डॉक्टर रामचेत चौधरी स्वर्ण पदक की शुरुआत की है। वह 17 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समितियों के सदस्य है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी को भारत और दुनिया के अन्य देशों से 57 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक, पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने चावल की 150 किस्में विकसित की हैं, जिनकी खेती दुनिया भर में की जाती है। इनमें से 21 किस्मों की खेती भारत में की जाती है। उन्होंने विलुप्तप्राय काला नमक चावल पर अपने अनुसंधान और विकास के लिए पुरस्कार अर्जित किया है। यह विरासती चावल अब निर्यात किया जाता है और इससे किसानों की आय 3 गुना हो गई है। उन्होंने काला नमक चावल को भारत सरकार के PPV और FRA के तहत पंजीकृत करके संरक्षित किया और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 2030 तक भौगोलिक चिन्ह GI भी प्राप्त किया। ये प्रमाणित जैविक काला नमक चावल के उत्पादन में किसानों की मदद भी कर रहे हैं। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 18 साल की तपस्या के ऊपर एक मोहर लग गई राष्ट्रपति की, तो जाहिर बात है कि बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया। ये जो फील्ड आपने एग्रीकल्चर जो है बहुत टफ फील्ड है और बहुत कम संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस फील्ड में इतनी अचीवमेंट पाना, इसके पीछे क्या राज रही है? बस एक शब्द है जिसको बोलते हैं जुनून। तो जुनून चाहे वो इंसानी मोहब्बत में हो या किसी काम के प्रति हो, वो होना जरूरी है। आपको उसी में जगना है, उसी में जो है सोना है,
उसी में डूबना है, उसी में उतराना है। तो जिस समय हम संयुक्त राष्ट्र संघ से आज़ाद होके या सेवानिवृत्त होके लौटे, तो हमने काला नमक को ही चुना, क्योंकि काला नमक का 3000 वर्षों का इतिहास है और ये खत्म हो जा रहा था। 3000 वर्षों का इतिहास मिट जा रहा था। लोगों ने कहा साहब ये भगवान बुद्ध का प्रसाद है और ये खत्म हो जाएगा। हमने कहा मैं वापस आ गया हूँ 35 वर्षों में विदेशों में सेवा करके, अब इसको हम समाप्त नहीं होने देंगे। तो अब आप देख रहे हो आजकल कि ये 80,000 हेक्टेयर में 40 गुना इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, निर्यात हो रहा विदेश को, चाहे वो सिंगापुर को जा रहा है। 550 क्विंटल हमने सिंगापुर भिजवाया, 100 क्विंटल नेपाल को भिजवाया, 10 क्विंटल दुबई को भिजवाया। ये भी शुरुआती तौर है। 1 क्विंटल जर्मनी को गया। इस साल इरादा है कि हम अमेरिका और इंग्लैंड को भी ये चावल भिजवाएंगे। खाली काला नमक ही कहते थे, किसान अपना बोता था, काटता था, खाने के लिए से जो बचता था थोड़ा बीज के लिए रख लेता था, लेकिन कोई इसका नाम नहीं था, खाली काला नमक था। फिर हमने करीब 250 नमूनों एकत्र करके किसानों से, जो सर्वोत्तम थी केन-3 उसको दिया, लेकिन वो 2.5 मीटर ऊंचा होता है। बड़ी अच्छी सुगंध है, बड़ी अच्छी मुलायमियत है, लेकिन पैदावार कम होती है, बहुत कम, 10 क्विंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होती। हमने जो नई प्रजाति सबसे नवीनतम दी है किसानों को या उपभोक्ताओं को, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है। उसका नाम है काला नमक किरण। तो काला नमक किरण अब ये 1 मीटर से कम ऊंचाई है, गिरता नहीं है, कंबाइन हार्वेस्टर से इसकी कटाई हो सकती है और 24-25 क्विंटल तक भी किसान प्रति एकड़ काट रहा है इसको। तो उपज इसकी ज़्यादा है और दाम 3,500 रुपया क्विंटल इसका धान बिक रहा है। इस समय भी बिक रहा है, जबकि अन्य धान 1,500 रुपया में बिक रहे हैं। गवर्नमेंट का जो एमएसपी था वो करीब 2020 रुपये का था। तो एमएसपी जैसे गवर्नमेंट की खरीद बंद हुई, एकदम से दाम गिर गया अन्य प्रजातियों का। हमारे काला नमक का नहीं गिरा। तो आमदनी किसान की दुगनी तिगनी हो रही है, इसलिए किसान इसके पीछे भाग रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये खाने में, स्वाद में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चावल है। कारण अगर हम बासमती से तुलना करें इसको, बासमती का दूना प्रोटीन है, 11% प्रोटीन होता है काला नमक में। बासमती का 3 गुना आयरन है। आयरन जो है लोहा, हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करता है। जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है जिंक या जस्ता, इसमें 4 गुना है बासमती का। और सुगंध बासमती से भी इसमें ज़्यादा है। और आजकल देखिए मधुमेह के रोगी, डायबिटिक लोग या शुगर के पेशेंट कितने हो रहे हैं। कोई ऐसा घर शायद हो जिसमें कि डायबिटिक लोग न हो। डॉक्टर मना करता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स भात का 85% है, इसीलिए आप इसको मत खाइए। हमारे काला नमक का 49 और 52% है, शुगर फ्री है। तो जितने भी मधुमेह के रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, सारा का सारा भरपेट का जो है काला नमक का भात खा रहे हैं, तो सबको फायदा है। अगर हम पूर्वांचल और स्पेशली गोरखपुर की बात करें तो ये आपके कार्यक्षेत्र रहा है, खासतौर से काला नमक के लिए। ये कौन सा एरिया है भौगोलिक जहां पर काला नमक चावल उपजाए जा सकते हैं, उनकी फसल होती है? ये कोई एक स्पेसिफिक एरिया? बहुत सुंदर क्षेत्र। देखिए, जैसे आपने बताया कि काला नमक अपने गुणों के नाते जाना जाता है, अपने सुगंध के नाते। इसका भात बड़ा मुलायम होता है। बासमती का भात अगर ठंडा हो जाए तो जबान में चुभेगा, काला नमक का भात कभी नहीं चुभेगा, क्योंकि इसमें एमाइलोज 19% 20% है, बासमती में 25% होता है। तो ये इस चीज के लिए जाना जाता है। अब ये जहाँ पे लगाए किसान, अगर ये गुणवत्ता उसमें है, तब वो काला नमक का क्षेत्र कहते हैं। हमने इसको भौगोलिक सूचकांक इसका करा दिया है 11 जिलों का। गोरखपुर मंडल के 4 जिले, बस्ती मंडल के 3 जिले, देवीपाटन मंडल के 4 जिले। तो इन 11 जिलों में अगर सही खेत में काला नमक उगाया जाए तो उसका जो सुगंध है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, उन जिलों का नाम लेना आप उचित समझेंगे? गोरखपुर मंडल के हैं देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज। बस्ती मंडल के हैं संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर। और जो देवीपाटन मंडल के हैं उसमें बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा।
तो ये 11 जिले हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भौगोलिक सूचकांक में शामिल हैं। यहाँ पे अगर किसान काला नमक लगाएगा तभी उस पे काला नमक लिख के वो बेचा जा सकता है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी इसमें। आम जनमानस की भाषा में अगर बात करें तो काला नमक का मतलब शोहरतगढ़, जी। नौगढ़, ये एरिया को माना जाता है जो नेपाल से सटा हुआ है, थोड़ा सा एक एरिया। आप उस एरिया को कैसे देखते हैं? देखिए वो एरिया तो अभी भी है, और वहाँ भी हम तो खैर 18 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। वहाँ भी अगर आप जाइए तो सिर्फ 5 गांव हैं। उस इलाके में भी, नौगढ़ के इलाके में भी सारे गांव, सारे खेत काला नमक के लिए जो वहाँ का जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सिर्फ 5 गांवों का में सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। तो अगर आप बहुत बारीक पर जाएंगे, बाल की खाल की बात जिसको हम कहेंगे, तो सिर्फ वो 5 गांव है। लेकिन हमारी सोच थोड़ी हमेशा दूर की होती है, क्योंकि विश्व के इतने सारे देशों में काम करने के बाद हमें मालूम है कि काला नमक अब इसी देश में नहीं रहेगा, दूसरे देश वाले भी खाएंगे। अब बताइए 5 गांव में अगर आप इसको सीमित कर देंगे तो 5 गांव कितना पैदा कर लेगा? 5,000 क्विंटल, 10,000 क्विंटल। लेकिन अगर 1 लाख क्विंटल, 2 लाख क्विंटल, 10 लाख क्विंटल की मांग होगी तो कहाँ से आएगा? तो इसलिए हमने तलाशा ऐसा क्षेत्र जो कि उन 5 गांवों की तरह है जिसकी मिट्टी। तो इस नाते ये हमने इसको 11 जिले में करवा दिया है। और किसान जानता है कि हर खेत में काला नमक नहीं होता। काला नमक होता है अगर भारी मिट्टी है, इसको मटियार कहते हैं, इसको जड़हनिया का खेत कहते हैं, तो उसी में उसकी गुणवत्ता होती है। एक ही गांव में आप देखिएगा तो जो गांव के पास वाले खेत हैं वो दोमट है, बलुई दोमट है, इस किस्म का है। जो गांव से दूर है, जो खलार का इलाका है, वहाँ भारी मिट्टी होती है। तो काला नमक हमेशा उसी भारी मिट्टी वाले क्षेत्र में होगा। तो अगर हम गांव का भी नाम ले लें, हम तो उन गाँव में भी गए हैं, नौगढ़ के आसपास जितने हैं, तो नौगढ़ के आसपास भी जो गांव हैं, वो गांव कहता है कि नहर के इस पार तक तो बहुत बढ़िया होता है, और उसी गांव में नहर के उस पार नहीं होता। तो अगर बारीकियों में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। हमने सारे का जो है इसकी एनालिसिस करवाई है लेबोरेटरीज में, और हमने देखा कि देखिए 19-20 का फर्क बहुत बड़ा फर्क नहीं माना जाता। तो इस नाते इसको आप 11 जिलों में फैलाइए, और किसान कभी भी बलुई मिट्टी में, दोमट में काला नमक नहीं लगाएगा। सर अगर चावल की बात करते हैं तो एक भ्रांति आती है, चंदौली एरिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ काला चावल पाया जाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में किया है। और ये काला नमक, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब हमने काला नमक को इसको आगे बढ़ाया तो कई दफा उपभोक्ता को काला नमक की जगह वो काला चावल दे दिया जाता था। और जहाँ आपने चंदौली चकिया इलाके की बात की, वो दरअसल वहाँ की चीज नहीं है। ये काला चावल ये नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी जो ये चंदौली मार्केटिंग हब है, वो हाँ, वहां से वो मार्केटिंग हो रहा है, इसलिए उसका नाम आ रहा है। जी जी। तो ये जो है ये दरअसल त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल उस क्षेत्र का है, और बहुत पुराने जमाने में काला चावल होता था। और अगर आप इसका इतिहास तलाशेंगे तो 2 प्रजातियों का नाम आता है, और ये सब मलयाली भाषा के शब्द हैं, मलयाली भाषा के शब्द हैं। और वो 2 प्रजातियां हैं, कुरुवलक्कम एंड काकलाकम। काक माने कौआ, कौआ जैसा काला। तो कुरुवलक्कम, काकलाकम ये 2 प्रजातियां हैं, और पुराने जमाने में ये दवाइयों में इस्तेमाल होते थे। और आज की बात अगर आप करें तो सबसे ज्यादा काला चावल अगर पैदा होता है उस देश का नाम है लाओस। अगला नंबर है चीन का, उसके बाद अगला नंबर है कंबोडिया का, और कुछ थोड़ा मोड़ा थाईलैंड में भी ये होता है। तो वहाँ है, अपने देश में सिर्फ उत्तरी होता था। अब ये चकिया है, एक तरह से किसान वहाँ लगा के, बल्कि इन लोगों ने भी इसका भौगोलिक सूचकांक के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिला। कारण कि यहाँ का तो है ही नहीं है, ये चावल तो उत्तरी उत्तरी पूर्वी भारत का है। अच्छा, काले चावल के बारे में भी ये कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद है, और आप काला नमक के लिए भी बोल रहे हैं, तो दोनों कैसे सिमिलर है? देखिए अब दोनों की हम तुलना कर दें, काला चावल, काला नमक। काला चावल का जो ऊपरी हिस्सा है, भूसी छुटाने के उसके नीचे वाला हिस्सा, वो काला होता है।
लेकिन वो अगर काला चीज आप उसको पॉलिश करके उतार दीजिए तो अंदर चावल सफेद है। वही हाल काला नमक का है। काला नमक का जो ऊपरी हिस्सा हल्का हरा होता है, और हरा इसलिए होता है कि वो विटामिन ए है। विटामिन ए या बीटा कैरोटीन जिसको कहते हैं। बीटा कैरोटीन ये काला नमक इकलौता चावल है जिसमें कि बीटा कैरोटीन होता है, काला नमक में ही है। और काला चावल जो है उसमें शून्य है, 0 है। अगली बात है कि प्रोटीन इतना नहीं है उसमें, लोहा इतना नहीं है, जिंक इतना नहीं है, सुगंध नहीं है। तो काला चावल में कोई सुगंध नहीं है, खाली काला है। और आजकल तो दुनिया हर काले के पीछे भाग रही है। काला टमाटर, काला आलू, काला गेहूं, तो सब काली हल्दी आपने सुना होगा। तो सब हर चीज काले के पीछे भाग रही है। तो इसलिए जब काला जो है चावल का बात आया तो लोगों ने कहा, लेकिन अब मोह भंग हो रहा है तो काला चावल बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, विदेशों हमने देखा है, हम तो बताए ना कि हम 40 देशों रह चुके हैं। इटली में है, थाईलैंड में है, तो जो इसके ऊपर का पॉलिश है काला वाला वो निकालते हैं रंग के लिए। खाने में रासायनिक रंग इस्तेमाल न करके ये काले चीज को वो रंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ काला चावल खाने में इस्तेमाल नहीं होता, खाली उसका ऊपर का रंग छुटा के, पॉलिश उसका छुटा के, और वो भोज पदार्थ को रंगने का काम आ रहा है। ये जो आपके फील्ड रही एग्रीकल्चर, आज के नौजवान जहाँ साइंस की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ 21वीं सदी वाले जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और कंप्यूटराइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, या वर्चुअलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, वहां पर आप आज के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर की तरफ वो कैसे अट्रैक्ट हो और इसको आगे बढ़ाएं? देखिए, आपने स्वयं ही शुरू में कहा था कि बड़ा एक कठिन क्षेत्र है। मिट्टी, पानी, गोबर, सारी चीजें इसे जूझना पड़ता है। तो जिसको मोहब्बत है वो तो इसमें सफल होगा। लेकिन अगर वो कंप्यूटर की बात है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है और एयर कंडीशन कमरे में बैठ के काम करने की बात है, वो एकदम अलग है। लेकिन धूल, पानी, मिट्टी, ये एकदम से अलग की बात है। तो हम तो नौजवानों को कहेंगे कि देखिए, ये चीजें आएंगी और आती रहेंगी आगे आगे, लेकिन जो मुख्य चीज है, आपको भोजन के बगैर काम नहीं चल सकता। तो भोजन तो आपको करना है। तो भोजन को आप उससे दूर होके बहुत ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल है कि कठिन काम है, तो जो लोग इसको कर सकते हैं वो करें। और एग्रीकल्चर तो रहेगा ही, इसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। अगर एग्रीकल्चर नहीं है या कृषि नहीं है तो भोजन कहाँ से आएगा। तो जब नौजवानों को हमें कहते हैं कि ठीक है करिए, इसमें भी काम है, इसमें भी आपको इनाम है, इसमें भी आपको पैसे हैं, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगा के। चलिए, जहाँ कहा जाता है भारत के लिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आज इसी लाइन को चरितार्थ किया है डॉक्टर रामचेत चौधरी साहब ने, जिनको पीछे राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, खास तौर से काला नमक के ऊपर कार्य करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।